दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो एक भी अपडेट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। 2025 में कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने यानी कि CSIS ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी चरमपंथी यानी कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सक्रिय हैं और वे भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियां की योजना बना रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट भारत कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और सुरक्षा की चिंताओं के बीच आई है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक और नई चुनौती दी है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि खालिस्तान आंदोलन 1980 के दशक में भारत के पंजाब में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य एक अलग सिख राष्ट्र जिसे खालिस्तान कहा जाता है बनाना था। यह आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर फैल गया था और इसमें कई हिंसक घटनाएं भी हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छापा मारा, जहां खालिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए थे। इस ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय में गहरा आक्रोश फैला और भारत में कई जगहों पर दंगे भड़क उठे। इस आंदोलन ने भारत को कई वर्षों तक आतंकवाद और हिंसा की समस्या से जूझना पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए, लेकिन खालिस्तानी समर्थक विदेशों में सक्रिय रहे, खासकर कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। इस आंदोलन को राजनीतिक और वित्तीय समर्थन मिला। इन देशों में बसे सिख समुदाय के कुछ हिस्से ने खालिस्तान की मांग को समर्थन दिया और कई बार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। कनाडा में सिख समुदाय की संख्या बहुत बढ़ी है और यह देश खालिस्तानी समर्थकों का एक बड़ा केंद्र बन गया है। कई सालों में भारत सरकार ने कनाडा से इस आंदोलन को रोकने और चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारत का आरोप रहा है कि कनाडा की जमीन से खालिस्तानी चरमपंथी भारत में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाते हैं, फंड्स कलेक्ट करते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं। हालांकि कनाडा की सरकार ने कई बार कहा कि वह अपने देश में किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन भारत की चिंताएं बरकरार रही। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक राजनीतिक रूप से भी काफी एक्टिव रहे हैं और कई बार उन्होंने स्थानीय चुनावों में भाग लेकर अपनी ताकत दिखाई है। इसके साथ ही कुछ चरमपंथी समूह ने हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि CSIS ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कनाडा की जमीन से खालिस्तानी चरमपंथी भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक छोटा लेकिन खतरनाक ग्रुप कनाडा को अपनी ऑपरेशन का बेस बनाकर भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गतिविधियां पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के अंतर्गत आती हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का इस्तेमाल करती हैं। CSIS ने कहा कि 1980 के दशक से कनाडा में सबसे ज्यादा PMBE का रूप खालिस्तानी चरमपंथियों के रूप में देखा गया। हालांकि 2024 में कनाडा में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी गतिविधियां लगातार जारी रही हैं। यह रिपोर्ट कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा मानी गई है, क्योंकि ये चरमपंथी न केवल भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि कनाडा के अंदर भी अशांति फैला सकते हैं। CSIS ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग हिंसा, फंडिंग और आतंकवाद में शामिल हैं, उन्हें चरमपंथी माना जाएगा। CSIS की इस रिपोर्ट में भारत कनाडा के रिश्तों में नई उम्मीद जगी है कि कनाडा भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीरता से ले रहा है। पिछले कई वर्षों से भारत ने कनाडा से आग्रह किया था कि वह अपने देश में खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर कई बार अपनी चिंता जताई है। हालांकि कनाडा ने भी भारत पर फॉरेन इंटरफेरेंस यानी विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। लेकिन CSIS की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी हिंसा के लिए हो रहा है और इसे रोकना जरूरी है। इस रिपोर्ट के बाद भारत ने कनाडा से और अधिक सहयोग की उम्मीद जताई है, ताकि खालिस्तानी चरमपंथियों की गतिविधियों को रोका जा सके। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया साझेदारी को बढ़ाने की संभावना भी बढ़ रही है। खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा में कई तरीकों से सक्रिय हैं। वे फंडिंग जुटाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी भारत विरोधी प्रचार करते हैं। कई बार ये समूह भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बनाते हैं और स्थानीय सिख समुदाय को प्रभावित करते हैं। CSIS ने बताया है कि ये चरमपंथी समूह अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नए सदस्यों की भर्ती भी करते रहते हैं। ये युवा पीढ़ी को अपने आंदोलन में शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी गतिविधियां और भी खतरनाक हो जाती हैं। कनाडा की सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद कहा है कि वह अपने देश में किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का वादा किया है। इसके तहत खुफिया एजेंसियों को और अधिक संसाधन दिए जाएंगे, ताकि वे इन समूहों की निगरानी कर सके और उनकी योजनाओं को नाकाम कर सके। हालांकि कनाडा के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहाँ की अपनी नागरिक स्वतंत्रताएं और धार्मिक आजादी का सम्मान करते हुए चरमपंथ को रोक सके। सिख समुदाय के कुछ हिस्से में खालिस्तान समर्थक विचार बहुत ज्यादा गहरे हैं, जिससे सरकार को संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। भारत ने इस मुद्दे को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। उसने कनाडा के साथ बातचीत बढ़ाई है और खालिस्तान चरमपंथी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की मांग की है। भारत ने कई बार कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने देश में सक्रिय चरमपंथियों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित होंगे। भारत ने अपने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने को कहा है, ताकि विदेशों से आने वाले खालिस्तानी आतंकवादी
आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा भारत ने सिख समुदाय के साथ संवाद बढ़ाया है ताकि शांति और एकता कायम रहे। CSIS की रिपोर्ट ने भारत कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग को नए रास्ते खोलकर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म एक कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मुद्दा है जिससे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं। इसे हल करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। आगे आने वाले समय में यह देखना होगा कि कनाडा अपनी नीति में कितनी गंभीरता से बदलाव करता है और भारत के साथ सहयोग बढ़ाता है। साथ ही खालिस्तानी आंदोलन के चरमपंथी तत्वों को कैसे रोका जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। 2025 में CSIS की रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है जिसने कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी चरमपंथ की मौजूदगी को स्वीकार किया है और यह रिपोर्ट भारत की सुरक्षा चिंताओं को सही ठहराती है और दोनों देशों के बीच सहयोग की जरूरत को रेखांकित करती है। खालिस्तानी चरमपंथ न केवल भारत के लिए खतरा है बल्कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। इसके लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए दोनों देशों को मिलकर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यह समय है समझदारी और साझेदारी का, ताकि आतंकवाद और चरमपंथ को जड़ से खत्म किया जा सके और भारत और कनाडा के बीच मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखे जा सके। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस पूरे घटनाक्रम में ऑपरेशन सिंदूर नामक भारतीय सैन्य कार्रवाई, पहलगाम में आतंकी हमला और दोनों देशों के बीच अचानक बड़ा तनाव शामिल था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स ने खुद ही वार रोकने का फैसला लिया है और इसमें उनकी कोई सीधी मीडिएशन नहीं थी। चलिए इस पूरे मामले को हिंदी इंग्लिश मिक्स में आसान भाषा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए। इंडिया ने इस हमले के लिए सीधे पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठनों को देश भर में गुस्सा था और सरकार पर दबाव था कि कड़ा जवाब दिया जाए। इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को निकाला, वीजा और ट्रेड सस्पेंड कर दिए और इंडस वाटर ट्रीटी भी रोक दी। पाकिस्तान ने भी सिमिलर स्टेप्स लिए और बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ गई। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि अटैक सिर्फ टेरर कैंप पर थे, लेकिन पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि सिविलियन एरियाज भी टारगेट हुए हैं। जवाब में पाकिस्तान ने भी मिलिट्री एक्शन लिया, बॉर्डर पर हैवी शेलिंग, ड्रोन स्ट्राइक्स और जद्दोजहद शुरू हो गई। दोनों देशों की आर्मीज हाई अलर्ट पर थी और दुनिया को ये डर था कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए, क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं। 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने खुद ही वॉर रोकने का फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स एंड देयर लीडर्स मेड अ वाइज डिसीजन टू स्टॉप द वॉर। दिस कुड हैव टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉर बट दे स्टॉप्ड इट। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के साथ ट्रेड डील्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिएशन का क्रेडिट खुद को नहीं दिया, जबकि इससे पहले कई बार ट्रंप ने क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन को कम कराए हैं। इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उनके बाद कभी किसी भी यूएस मीडिएशन का ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई है। इंडिया ने हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट किया है और इस बार भी सीज फायर का फैसला दोनों देशों के मिलिट्री चैनल्स के जरिए हुआ है, जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। मिस्री ने यह भी बताया कि पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके सिंपैथी और सपोर्ट दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई ट्रेड डील या मीडिएशन की बात नहीं हुई। मोदी ने ट्रंप को साफ कहा कि इंडिया कभी भी किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस पूरे देश की पॉलिटिकल सेंसस है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मीटिंग के बाद यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ ट्रेड पर काम कर रहा है, लेकिन वार रोकने का फैसला इंडिया और पाकिस्तान ने खुद लिया। इससे पहले ट्रंप ने कई बार कहा था कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच शांति बनी है, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को मीडिएटर नहीं बताया। यूएस ने जरूर दोनों देशों को रेस्टेंट और डायलॉग की अपील की थी, लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर या मीडिएशन नहीं था, ये प्योरली इंडिया पाकिस्तान का डिसीजन था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि साउथ एशिया के मैटर्स में कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए, चाहे कश्मीर इशू हो या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया का स्टैंड है कि यह बायलैटरल मैटर है और ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडिया ने यही पॉलिसी फॉलो की। मोदी गवर्नमेंट ने ट्रंप को साफ मैसेज दिया है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडिया ने दुनिया को यह भी दिखलाया है कि वो डिसिसिव और इंडिपेंडेंट है और वो क्राइसिस में खुद ही फैसला ले सकता है। ट्रंप के बयान से यह भी साफ हुआ है कि अमेरिका अब ओपनली इंडिया की ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। हालांकि यूएस ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट और सिंपैथी जरूर दी है, लेकिन मीडिएशन का कोई सवाल नहीं उठा। इससे इंडिया यूएस रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ा है। इंडिया ने यह भी सिग्नल दिया है कि चाहे कितना भी बड़ा क्राइसिस हो, वो अपने फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री डिसीजंस में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट है। अमेरिका के लिए यह भी मैसेज था कि साउथ एशिया के मैटर्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। इंडिया में ट्रंप के स्टेटमेंट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने कहा अमेरिका सिर्फ क्रेडिट लेना चाहता है, जबकि इंडिया ने अपनी ताकत और डिप्लोमेसी से क्राइसिस को संभाला है। पॉलिटिकल
सर्कल्स में भी यही कॉन्सेंसस था कि मोदी गवर्नमेंट ने सही समय पर सही फैसला लिया और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को नहीं माना। मीडिया में भी यही नैरेटिव रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथों में था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा कि इंडिया डजंट नीड एनीवन्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। आपको बता दें कि इंडिया ने साफ कर दिया है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी सॉवरेन और इंडिपेंडेंट है और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी थर्ड पार्टी मेडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस क्राइसिस ने इंडिया की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को फिर से साबित किया है और दुनिया को यह मैसेज दिया है कि इंडिया अपने फैसले खुद ले सकता है, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला इंटरनल डायलॉग और मैच्योरिटी का नतीजा था, न कि किसी बाहरी का दबाव था। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।